अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाज़िया ज़िशान। प्रोग्राम में मेरे साथ है सईद काजी और इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं रऊफ क्लासरा। नाजरीन, 12 अक्टूबर 1990 को आईनी हुकूमत का तख्ता उलटने वाले 3 नवंबर 2007 को इमरजेंसी लगाने और आज़ाद अदलिया पर हमला करने वाले, मीडिया को बदतरीन पाबंदियों में जकड़ने वाले साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ हुकूमत ने गद्दारी का मुकदमा चलाने का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने ऐवान से खिताब में कहा कि मुशर्रफ को अब अपने अमाल का जवाब देना होगा। हुकूमती मौक़िफ़ अब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया गया है, जिसके तहत 3 दिन में कार्रवाई शुरू करने के हवाले से भी वजाहत को तलब किया गया है। अब बहुत से सवाल भी उठने लगे हैं कि अगर हुकूमत संजीदा है तो अयूब दौर से इस कार्रवाई का आगाज करे, और यह भी कि वज़ीर आज़म के ऐलान के बाद क्या इदारों में तसादुम का खतरा पैदा हो गया है, और क्या इस पिंडोरा बॉक्स खुलने से और बहुत से लोगों के भी क्या नाम सामने आएंगे, और इसके अलावा क्या मुकदमा चलाए जाने के बाद परवेज मुशर्रफ की जान बख्शी हो सकती है, और खास तौर पर इसमें सऊदी अरब का क्या किरदार हो सकता है, और आखिर में बात करेंगे कि इस केस के सियासत पर क्या असरात पैदा हो सकते हैं। इस पर आज हम बात करेंगे, और साथ ही हम आपको बताएंगे कि स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने अरकान असम्बली को किस किस्म की फियाजाना पेशकश की है। इस बारे में आपसे खबर शेयर करेंगे रऊफ क्लासरा साहब इस्लामाबाद से। इसके अलावा और बहुत सी आम खबरें हैं हमारे पास शेयर करने के लिए आपके साथ। सबसे पहले काजी साहब से खबरें लेते हैं। जी काजी साहब। शाजिया, एक तो रीसेंट रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है यूनाइटेड नेशन के तहत। उन्होंने बताया है कि हमारे यहाँ बड़ा एक तो जो हम पहले भी खबर करते रहते हैं, मगर ये उसमें अब और एक डेवलपमेंट हुई है कि फूड इमरजेंसी जो है तकरीबन हमारी अब 50% आबादी को अब दरपेश होगी। और ख़ास तौर पे जो प्रोग्राम चल रहे थे इसके जो हमें इमदाद मिलती थी, अब वो इसलिए नहीं चल पा रहे क्योंकि अब पैसे सीरिया जाने शुरू हो गए। अब एक 24 मिलियन डॉलर की इमदाद जा रही है उधर, और 42 मिलियन की मज़ीद होगी। तो हमारे यहाँ जो बच्चों में मेल न्यूट्रिशन है वो बढ़ने का ख़तरा है अगर सरकार अपने तय यहाँ पे कुछ इमदाद का जो वो नहीं करती, क्योंकि जो ये हमारे जो इलाके हैं जहाँ पे फाइटिंग हो रही, जंग हो रही है, जहाँ पे फ्लड आए थे, ये सारे जो बारिशों की वजह से ये सारी जो कैलेमिटीज़ हैं, इस पे मैं बात करूँगा। और फिर 2 खबरें आज इंटरनेशनल हैं। एक तो बर्लस्कनी जो है उन्हें सज़ा हुई है 7 साल की, अभी उनके पास अपील का हक़ है, मगर उन पर बड़े खौफनाक किस्म के इल्ज़ामात थे। और फिर उनके एक और केस जो उन पर चल रहा है, ये इटली के वज़ीर आज़म, और पोस्ट वार सबसे ज़्यादा लंबा अर्सा तक वज़ीर आज़म ये रहे हैं, और बड़े रंग रंगीले किस्म के वज़ीर आज़म बताए जाते हैं। तो फाइनली उनको भी सज़ा हुई है। और साथ ही इसके साथ जोड़ के बात करेंगे कि इस 30 तारीख को करीबन 1 करोड़ 40 लाख लोगों ने दस्तखत किए हैं जिनमें मिस्र में, और जिनका कहना है कि हमें मोहम्मद मुर्सी की हुकूमत नहीं चाहिए। और 30 तारीख को एक शुरीद यही है कि बहुत बड़ा जो होगा लोगों का मुजाहरा, जिसके लिए गवर्नमेंट भी तैयारी कर रही है और लोग भी मैदान में निकलने वाले हैं। इस पे बात करेंगे। ठीक है जी क्लासर साहब, आपके पास क्या है आज? हाँ जी शाजिया, जैसे एक खबर तो आपने बता दी है जिसकी हम डिटेल देंगे कि वो क्या जनरस हातिम ताई टाइप एक पेशकश की गई है स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब की तरफ से अपने अरकान असम्बली को। उसकी डिटेल बताएंगे कि एक तरफ आप जा रहे हैं $4.5 अरब डॉलर का आप लोन लेने जा रहे हैं, दूसरी तरफ आप यहाँ मैसिव किस्म की पेशकश उनको कर रहे हैं अरकान असम्बली को कि आओ लूट लो, जो चाहिए ले लो। एक तो हम उसकी डिटेल बताएंगे, और दूसरी एक हमारी अपनी खबर का फॉलो अप है जो स्कैंडल हमने ब्रेक किया था दुनिया टीवी के प्रोग्राम क्यों में, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुबह मोटो लिया था। कल जो ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट वहाँ पेश की गई थी, तो उससे कुछ रिलेटेड ये इश्यूज़ हैं जिन पे हम बात करेंगे। कैसे अब ऑडिटर जनरल पाकिस्तान और जो दूसरे इदारे अपने आप को बड़ा मासूम और बड़ा अच्छा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि ये उस काम में शरीक थे जब अरबों रुपए के पैसे रिलीज़ किए जा रहे थे। और आपको याद होगा लास्ट वीक अपने ये शो में जो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश की गई कल, ये हम अपने लास्ट वीक के ये खबर ये है प्रोग्राम में दिखा चुके हैं, उसकी हम फाइंडिंग बता चुके हैं कि क्या कुछ उसमें आया है। एक हम उस पर बात करेंगे। और तीसरा एक 342 की जो पार्लियामेंट है इस वक्त, उसमें अकेले जनरल ज़ियाउल हक के जो फरजांद इजाज़ुल हक वो एक साइड पे हैं जहाँ पे जमहूरियत और ये डिक्टेटरशिप की बहस पार्लियामेंट में छिड़ गई है, और बाकी पूरी पार्लियामेंट एक साइड पे है। तो वो भी हम आपको ज़रा इंटरेस्टिंग हम शेयर बताएंगे इसमें ऑफ इंफॉर्मेशन कि पार्लियामेंट में किस तरह की वन वर्सेस द रेस्ट की जो लड़ाई शुरू हो गई है, तो उसकी क्या इंप्लीकेशन होने वाली हैं, और इजाज़ुल हक साहब क्या कहते हैं और उनको क्या ताने दिए जा रहे हैं पार्लियामेंट में। ठीक है, सबसे पहले इसी से रिलेटेड खबर है परवेज मुशर्रफ की, जिनके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलाने का ऐलान किया है। कल ऐवान से खिताब में मियां नवाज शरीफ ने क्लास साहब परवेज मुशर्रफ के वकील अहमद रजा कसूरी कहते हैं कि अगर ये मुकदमा चला तो बहुत से पर्दा नशीनों के नाम सामने आएंगे, बहुत से राज खुल जाएंगे। क्या उनका इशारा उन सियासतदानों और उन जजेस की तरफ है जिन्होंने परवेज मुशर्रफ का साथ दिया?
शाहजहाँ बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि एक जो इनसे, और उस वक्त भी ये कसूरी साहब ही वकील थे जब जनाब मुशर्रफ साहब को पहली दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया उनकी वापसी के बाद, और उनसे पूछा गया कि आपने डिटेन किया जजेस को, या 3 केसेस है, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की, उनका मर्डर का उन पे केस है, या अकबर बुगटी का है। तो जो उनसे पहली स्ट्रेटेजिक मिस्टेक हुई जो बहुत सारे लोगों नज़दीक, या कसूरी साहब शायद जोश खिताबत में बह गए थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि बाकी तो छोड़े, मेरे क्लाइंट को तो आपने बुला लिया है, आप जनरल कियानी साहब को भी बुलाएं। उससे एक मैसेज चला गया तमाम इंस्टीट्यूशंस को, ये मीडिया को भी, पॉलिटिशियंस को भी, ये जुडिशरी को भी, कि शायद हमारी मौजूदा फौजी क़यादत और जनरल कियानी साहब हो गए या जनरल परवेज मुशर्रफ साहब हैं, ये सेम पेज पे नहीं है। सो उसके बाद ये मामलात मेरा ख्याल है बिगड़ना शुरू हुए हैं, और अब जो एक तरह की थ्रेट यूज़ की जा रही है, इसको थ्रेट ही कहेंगे या बार्गेनिंग चिप कह लें, वो कसूरी साहब इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने मेरे क्लाइंट पे ट्रायल किया तो फिर ये 700 लोगों की लिस्ट है, उनको भी बुलाना पड़ेगा, जिसमें कोर कमांडर हैं, सुना है 35 के करीब कोर कमांडर्स हैं, जिनको कोर कमांडर प्लस फॉर्मेशन कमांडर्स की जो मीटिंग हुई थी उसमें अप्रूवल दी गई थी। पूरी कैबिनेट है जो शौकत अजीज साहब की कैबिनेट थी, और इंटरेस्टिंगली उनमें से बहुत सारे वजीर इस वक्त नवाज शरीफ साहब की कैबिनेट में शामिल हैं। सो एक लंबी लिस्ट उन्होंने बनाई हुई, जिसमें सूबाई उनके चीफ मिनिस्टर्स भी हैं, उनके गवर्नर्स भी हैं, और प्लस जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, शौकत अजीज साहब का नाम भी आएगा, वो उस वक्त वजीर आजम थे, और ये यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू ये ले रहे हैं ये कि जितना भी उन्होंने काम किया था जनाब मुशर्रफ साहब ने, उन्होंने वहाँ कबीना से अप्रूवल के बाद लिया था, वजीर आजम के खत पे लिया था, और प्लस जो सुप्रीम कोर्ट में डॉक्यूमेंट पेश किए गए थे इमरजेंसी के बाद, उसमें कहा गया था कि कोर कमांडर्स की भी अप्रूवल इसमें शामिल है। सो वो एक तरह का मेरा ख्याल उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि अगर आप जनाब मुशर्रफ को ट्राई करेंगे तो फिर ये बात जो है ना दूर तक जाएगी। सईकाई साहब, कुछ तज्जियाकार कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ ने खतरा मोल लिया है, हमारा मुल्क दहशतगर्दी का शिकार है, मियां नवाज शरीफ को फौज की मदद दरकार है। आर्मी चीफ इस बात का इशारा दे चुके हैं कि मुशर्रफ के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है इससे वो खुश नहीं है। सबसे अहम बात जो है कि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से हमारे अटॉर्नी जनरल गए हैं, इसकी जो रिपोर्टिंग हो रही है उसमें कहा जा रहा है कि उसमें खासा जो है वो मिसाल के तौर पर जो उन्होंने कहा कि कंसल्टेशन की प्रोसेस के लिए आप हमें जो है वो 30 दिन दें। तो कंसल्टेशन क्या करनी है? अच्छा, अगर कंसल्टेशन आप करते हैं तो फिर उसमें अगर कंसल्टेशन में आप जिनसे भी करना चाह रहे हैं, पार्लियामेंट ने तो कह दिया है कि आप करें, मगर इसके अलावा किसे करना चाहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर वो कहते हैं जी ये ना करें तो फिर क्या आप नहीं करेंगे? तो कंसल्टेशन का आपसे क्या, तो वेग है जो रिस्पांस है गवर्नमेंट का, वेग है, और फिर 30 दिन मांगे जाना इट सेल्फ जो है, तो क्या इसको प्रोसेस को लंबा आप करना चाह रहे हैं? और फिर ये कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं जी 3 दिनों में आप इसे लेके वापस आए। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये कैसे, और फिर सुप्रीम कोर्ट के जो रिमार्क्स हैं उस दौरान जब ये 30 दिन की मोहलत मांगी गई, तो जिसमें उन्होंने कहा जी 600 लोग हैं, इंजीनियर जमील साहब की एक पिटीशन वहाँ पड़ी हुई है जिसमें 600 लोग हैं, और उनको सबको जो है जी बुलाया जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ ये तो। और फिर इस पर अटॉर्नी जनरल साहब का जो जवाब था, उन्होंने कहा जी कि इन्होंने भी अबेट किया है और इनका भी इसमें था हाथ। तो ये अब मुझे समझ नहीं आता कि इसको हम खोल तो रहे हैं और खोलते चले जा रहे हैं, तो क्या ये राय में से लेके किधर जाएंगे और कैसे लेके जाएंगे? तो क्या ये राय वाकई दुरुस्त है कि मियां नवाज शरीफ ने खतरा मोल लिया ये ऐलान करके? मेरे ख्याल में बात यह है कि जैसे लोग कह रहे हैं ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी, और पॉलिटिकल स्टेटमेंट के बाद जब अटॉर्नी जनरल ने जाके मोहलत तलब कर ली और ये कहा जी कि हम एक कंसल्टेटिव प्रोसेस शुरू करना चाहते हैं, तो क्या आप अपना माइंड पहले मेकअप नहीं कर चुके? आप अपना माइंड मेकअप करेंगे लोगों से कंसल्टेशन के बाद? तो एकदम से अगर वो कहते कि हमने ये नहीं करना तो इसकी पॉलिटिकल बहुत ज्यादा डैमेज होना था। तो अब ये है कि ये कहां जाएगा मामला, अभी अब बहस चलेगी, मगर इसका एक फायदा जरूर हुआ है। हम भूल गए हैं कि बिजली नहीं है, हम भूल गए हैं कि कीमतें कहां हैं, हम भूल गए हैं कि सारे मसाइल तो अपनी जगह मौजूद हैं। इसका एक तवज्जो नहीं हटाई जा सकती। मीडिया भी है, कल से तो हटी हुई है, मैंडेट दिया, कल से तो मीडिया पे कोई बात नहीं हो रही सिवाय इसके कि परवेज मुशर्रफ साहब के साथ क्या हो। तो मेरे ख्याल में इसके अलावा मुझे ब्रेक लेने दे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि अगर हुकूमत वाकई संजीदा है तो कुछ लोग जो कह रहे हैं कि अयूब दौर से इस सारे प्रोसेस को शुरू किया जाए, कार्रवाई का वहां से आगाज किया जाए, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। क्लासा साहब, एक बात तो ये कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इस कार्रवाई का आगाज अयूब दौर से किया जाए, अगर हुकूमत वाकई संजीदा है, उन जजेस को भी कटहरे में लाया जाए जिन्होंने नजरिया जरूरत के तहत इसे कानूनी जवाज दिया, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ये आरा सामने आ रही है, क्या मियां नवाज शरीफ ये जाती इंतकाम ले रहे हैं या वाकई इंसाफ होगा? अच्छा जी, आपके सवाल का जो
ये लास्ट सवाल में मैं ये वहाँ से शुरू करूँगा कि पहली बात तो ये कि अगर मियाँ साहब ये इंसाफ कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है उन तमाम लोगों को इनको ट्रायल करना चाहिए जो उस जनरल मुशर्रफ के साथ है, चाहे सिविलियंस है, चाहे आपके पॉलिटिशियंस है, या आपके मिलिट्री साइड पे थी। अगर आप वो नहीं करते और मुशर्रफ को अकेले ट्राई किया जाता है तो मेरा ख्याल है एक तरह का समझा जाएगा, लोगों में परसेप्शन जाएगी ये शायद कोई जाती इंतकाम है, जाती गुस्सा है, वो लिया जाने की कोशिश की जा रही है। इंसाफ नहीं हो रहा। ये कैसे हो सकता है कि आपकी पूरी जुडिशरी बैठी हो, वो बैठ के स्टैम्प कर दें, मुशर्रफ साहब को 3 साल भी दे दें, आप जाएं कानून में आप तब्दीली कर दें, 12 अक्टूबर की कूप भी माफ कर दें, उन्हें 2-2.5 हज़ार जो फैसले किए थे उन्होंने 12 अक्टूबर से लेके 2002 तक अक्टूबर इलेक्शन होने तक जितने भी फैसले लिए थे वो भी उनको आप उनको माफ कर दें, इंडेमनिटी दे दें, क्लीन चिट दे दें वहां पार्लियामेंट के जरिए, उनको तो माफ कर दें। और जो जमाली साहब जो उनको जनरल मुशर्रफ साहब को एक्स बास कहते थे, आज वो पीएमएल नवाज में शामिल हो चुके हैं और वो कल मौजूद थे जब वहां पे मियां साहब आगे ऐलान कर रहे थे। जमाली साहब को कुछ नहीं कहना चाहिए, शौकत अजीज साहब को कुछ नहीं कहना चाहिए, ये सिकंदर बोसन साहब को भी कुछ ना कहें, जैद हामिद को भी कुछ ना कहें जो उनके साथ बैठे थे उसमें, ये कैबिनेट में शामिल थे। और बाकायदा लिखा हुआ जो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने 3 नवंबर की इमरजेंसी के बाद एक लेटर भेजा था, आज जनाब मुशर्रफ साहब ने जवाब में कि आपने इमरजेंसी क्यों लगाई है, उसको आप जरा पढ़ के तो देख लें, उसमें किन किन लोगों का उन्होंने कहा था कि उन्होंने सपोर्ट किए और हिमायत की और फिर स्टैंप उस पर लगाई है, उनको आप डिटैच करके नहीं देख सकते। एक चीज। दूसरी, मियां साहब के लिए उनके लिए हाई मॉरल ग्राउंड अगर लेने जो उन्हें लेने चाहिए, वो कहते हैं ट्रायल ऑफ सेंचुरी कहा जाएगा पाकिस्तान के हवाले से। जब भुट्टो साहब का ट्रायल हुआ था या उसके बाद हम एक आके डिक्टेटर का ट्रायल देखेंगे पाकिस्तानी तारीख में पहली दफा हो रहा है, तो फिर बहुत सारे आपको हाई मॉरल ग्राउंड आपको लेने पड़ेंगे। आप फिर आए कौमी असेंबली में कल परसों फिर ऐलान करें कि मेरी पार्टी में वो तमाम लोग जिन्होंने जनरल मुशर्रफ को वर्दी के साथ वोट डाला हुआ है, मेरी कैबिनेट में बैठे हैं या मुझे उन्होंने वोट दिया है, मेरी पार्टी में बैठे हैं, इनको मैं पर्च करने का ऐलान करता हूं, इनको हम साइड पे करते हैं। ये आपको फिर एक मैसेज जाएगा आपको कि हाँ, यस यू मीन बिजनेस लेने पड़ेंगे। क्लासरा साहब, बोल्ड स्टेप्स ये आप नहीं लेंगे तो फिर आपकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी आप पे दबाव डालेगी कि आप सिर्फ एक बंदे को टारगेट कर रहे हैं, जिन्होंने सपोर्ट किया उनको क्यों नहीं कर रहे। सबसे बड़ी जो थ्रेट आ रही है, जो मेरा ख्याल है बड़ी एक सीरियस होगी, अब वो आ रही है उन पे जना क्या नहीं साहब है, वो उस वक्त वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उनकी कंसल्टेशन उसमें शामिल थी जो 3 नवंबर की है ये, वो चाहे वो आज वो कहें कि मैं उसमें शामिल नहीं था, लेकिन डॉक्यूमेंट जो पेश किए गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनसे तो यही लग रहा है। अब दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि इसको जना अयूब से शुरू किया जाए, वो तो फिर उन पर दबाव आएगा सारा ये पार्लियामेंटेरियंस पे कि आपका जब जी चाहते हैं आप अच्छे बन जाते हैं, जब जी चाहते हैं आप बुरा बनने की कोशिश करते हैं। आप जब उनके साथ खड़े होते हैं, उनके डिक्टेटर्स के साथ, तो उस वक्त कहते हैं कि नजरिया जरूरत है, हम क्या करें कि हम सियासतदान डिलीवर करने में नाकाम हो गए। जब वो चले जाते हैं आपको डेमोक्रेसी याद आ जाती है। तो इसलिए भुट्टो साहब हैं जो आप उन पे तनकीद आएगी, यकीनन आएगी जब डिबेट शुरू हो जाएगी। इसके बाद ये नवाज शरीफ साहब पे खुद बहुत बड़ी तनकीद आएगी कि आप जनरल जिया के साथ ही रहे, आपने उनकी, बल्कि जनरल जिया तो कहते थे और उनकी ख्वाहिश सुना पूरी हो गई है कि मेरी जिंदगी भी नवाज शरीफ साहब को लग जाए। अब आपका भी अपना एक पास्ट है, उसका भी आपने जवाब दे देना है। अच्छा, सेम क्लास ऑफ पॉलिटिशियन है जो जनरल मुशर्रफ के साथ मिलती रही है, उनके साथ बैठे जमाली साहब हैं, उसके बाद परवेज इलाही साहब इसी पार्लियामेंट में बैठे हैं। सो आने वाले दिनों में जब इस पे डिबेट अगर पार्लियामेंट शुरू करती है जो मामला लेके तो बड़े मामला सामने आएंगे। अच्छा, अब देखें आप जो कह रहे हैं ना बात, इसमें देखें कि जब हम रूलिंग क्लास कहते हैं तो रूलिंग क्लास में सिर्फ जर्नैली नहीं आते, उसमें हमारी सिविलियन एलीट भी आती है। अब सिविलियन एलीट जो है ओवर द ईयर जितनी हमने दौर देखे हैं, अयूब खान का आप नाम लेते हैं, कौन जाएगा अयूब खान के दौर के बाद, और फिर अयूब खान के दौर के बाद जनाब जिया उल हक साहब का भी दौर आया था जी हाँ। तो अब इस तक तो पहले तो जाना ही नहीं किसी ने, एक बात। और दूसरी बात यह कि फिर जो हम डिस्टिंक्शन करते फिरते हैं, अभी आएंगे आपकी स्टोरी की तरफ भी, उसमें देखते हैं कि इजाज़ उल हक किस तरह पार्लियामेंट में अब अभी इजाज़ उल हक साहब भी कुछ कह रहे हैं, कल वो टीवी और मीडिया पर भी आए थे। लेकिन बात यह है कि फिर हम ये जो इतने बड़े जो कहा जा रहा है जी इश्यूज हैं, इश्यूज तो हैं, यहाँ पे भूख है, यहाँ पे नंग है, यहाँ पे बीमारी है, यहाँ पे आप देखिए ये जो सैलाब जदगान की हम आप स्टोरी करेंगे 2010 से बैठे हुए हैं। इसके बाद जो और रिफ्यूजीज हैं, रिफ्यूजीज का बहुत बड़ा इशू है। कल एक रिपोर्ट आई थी, पाकिस्तान पहले 2-3 लोगों में आता है, तकरीबन 1.6 मिलियन या कितने लोग यहाँ पे रिफ्यूजीज हैं। तो इतने मेहमत, इतने चैलेंजिंग इश्यूज हैं कि या तो फिर ये कि इनके पीछे, इन इश्यूज के पीछे छुपा जाए जो इश्यूज हम चला रहे हैं, या फिर हम इन आबादियों को भी कोई सुख का सांस दे पाएंगे। अगर तो ये मीनिंगलेस एक्टिविटी नहीं है जैसे अब लग रहा है, तो फिर हम वही काम कर लें, कोई काम तो कर दें लोगों के लिए जिसके लिए लोगों ने वोट दिया है। क्लास साहब, इजाज़ उल हक की आपने बात की, कायस साहब ने भी बात की, वो पार्लियामेंट में किस तरह अकेले वो तो इसको डिफेंड करते नजर आएंगे। कल
अब उनके पास दो ऑप्शन हैं, इनके पास ये इजाजुल हक साहब के पास, बल्कि दो मैं कहूँगा रोल मॉडल मौजूद है पार्लियामेंट में। मुझे याद पड़ता है 2002 की असम्बली के बाद जब वहाँ पे इसी तरह की बैटल शुरू हुई थी बिटवीन प्रो डेमोक्रेसी फोर्सेज और प्रो जनाब मुशर्रफ फोर्सेज, उसको ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं, जो अभी वजीर हैं या एनर्जी के, तो इनके वाले साहब जो थे ख्वाजा सफदर साहब थे, जो सियालकोट से ताल्लुक था, वो जनरल जिया के बहुत बड़े करीबी रहे और उनकी शूरा में भी थे और उनके वजीर भी थे, मजलिस शूरा के चेयरमैन थे, मजलिस शूरा के वो चेयरमैन थे उनके। जी सॉरी, जी 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 बिल्कुल। उस पे एक दिन ख्वाजा आसिफ साहब ने खड़े होकर पार्लियामेंट में माफी मांगी थी कि मेरे वालिद ने जनरल जिया की सपोर्ट करके उनकी कैबिनेट में शामिल हो गए, मजलिस शूरा के चेयरमैन बन के उन्होंने बहुत बड़ी गलती की थी और मैं अपनी कौम से माफी मांगता हूं कि मेरे बाप को एक डिक्टेटर की सपोर्ट नहीं करनी चाहिए थी। चाहे भुट्टो साहब के खिलाफ उनके आप कितने भी ग्रीवेंसेस क्यों ना हो, भुट्टो साहब ने उनको जेल में डाला या वट जो भी रीजन थी, उनको सपोर्ट नहीं करनी चाहिए। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि हमारे यहाँ जो बेटा है वो बाप कुछ भी करता रहे, बेटे ने कभी भी बाप को गलत नहीं कहना, और पर्टिकुलरली जब उसकी डेथ हो जाए, बाप चला जाए, तो उसके बाद बेटे का एक तरह का वो बन जाता है, मुकद्दस फरीजा बन जाता है कि उसने हर बाप की कितने भी गलत क्यों ना उसको डिफेंड करना है। हाँ। ये बात ख्वाजा आसिफ की बहुत बड़ी बात थी। इसके लिए बहुत बड़ा विजन चाहिए, आपको क्लैरिटी ऑफ आइडियाज चाहिए, माइंड चाहिए कि उन्होंने खड़े होकर वहां पे बैठा था। मैं एक थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूं। पहली बात तो ये वाकई उनका बहुत बड़ापन है, मगर दूसरी बात यह है कि उन्हें अपने वालिद या किसी भी शख्स को अपने अमाल का जिम्मेदार होता है, अपने वालिद या उसके जो अमाल हैं उसे शायद समाजी तौर पे। मगर एक बात और भी है, बात यह है हजूर के जब से ये खेल हुआ यहाँ पे, जिया-उल हक का जब से खेल आया, सर वो जरा लाशें गिन नहीं सकते हम जो खिलवाड़ हुआ और जो यहाँ मिलिटेंसी आई। देखिए ख्वाजा साहब का इसमें कोई कसूर नहीं है। ख्वाजा साहब तो उस वक्त वैसे ही जो विनाइल या पता नहीं अडल्टहुड में थे या नहीं थे, 18 साल से छोटे थे या बड़े थे, उनके अमाल वाले साहब के अलादा उनके अलादा। लेकिन मैं ये बात करता हूं कि जब हम माफी मांगते हैं, जब जिया-उल हक जो है यहाँ पे जो मर्जी कर रहा था, यहाँ पे जो है जो सिंध में जो कुछ हुआ, आपको याद है एमआरडी की मूवमेंट के दौरान, तो मेरे ख्याल में, और फिर यहाँ पे ये जगह दी, और ये जो सारी मिलिटेंसी आज इतना बड़ा अफरीत बन के इस रियासत को दामनगीर है, तो फिर ठीक है, माफ कर देते हैं जिया-उल हक साहब को हम। जी क्लासा साहब। नहीं काश साहब, मैं ये नहीं कह रहा, मैं अभी बात में रह गई थी दरमियान में, मैं ख्वाजा आसिफ का रेफरेंस देने का पर्पस था, उसके पीछे पर्पस था कि या तो ये इजाजुल हक साहब हैं, वो खड़े हो जाए एक दिन कह रहे हैं जो बात आप कह रहे हैं बिल्कुल ये प्रॉपर बात है, मतलब जो कुछ मैं आज कर रहा हूं, अब मेरे बच्चों को तो नहीं पता कि उनका बाप वहां पे जाके क्या करता है, रोजाना कौन से फैसले करता है, गलत करता है, सही करता है, किसी का ज्यादती करता है, नहीं करता। वो कल को शुरू हो जाए आज से 20 साल बाद मुझे डिफेंड करना, तो मेरा ख्याल दैट वोंट बी अ वाइज पॉलिसी फॉर माई चिल्ड्रन एज वेल, कि जो काम जिसका वो हिस्सा नहीं है, जिनको बैकग्राउंड का पता नहीं है, उनको एक्शन मेरे का गलत सही का नहीं पता, वो 20 साल बाद, क्योंकि मैं उनका फादर हूं, लिहाजा मुझे हर मेरे गलत और सही काम पे मुझे डिफेंड करें, मेरा मेरे बच्चों को नहीं करना चाहिए। सेम मैं कहूंगा इसी पे आके जो बात आप कह रहे हैं कि या तो जिया-उल हक साहब कह दें एक दिन खड़े होकर एक अच्छी तकरीर करें, और वो करने की उनमें सलाहियत है और अच्छी तकरीर करते हैं, रेफरेंसेस उनके पास हैं, वो खड़े होकर कहते हैं कि हजूर मैं उस वक्त पाकिस्तान में था, मैं बैठ पढ़ रहा था या बैंक की नौकरी कर रहा था या वट एवर द रीजन, मेरे बाप ने अच्छा किया बुरा किया, मैं उसका जिम्मेदार नंबर 1। और दूसरा एज ए डेमोक्रेटिक तौर पर मेरा ख्याल है वो ख्वाजा आसिफ वाला रूट भी ले सकते हैं, इसके लिए बहुत बड़ा पन चाहिए, जो नहीं लेंगे ये भी पता है क्योंकि उनकी अपनी पॉलिटिक्स है, अपने वालिद के हवाले से चलती है, एक नाम है, और वो नहीं चाहेंगे कि अपने वालिद की पॉलिटिकल लेगेसी को डिसोन करें। इसके लिए बहुत बड़ी क्लैरिटी चाहिए, जुर्रत चाहिए। एक बात और ऐड करना चाहता हूं, कह दें कि मेरे वालिद ने एक बात मैं और ऐड करना चाहता हूं, जब हम जिया-उल हक की याद की बात करते हैं, फिर वो आके माफी मांगनी चाहिए, मेरे वालिद ने गलती की थी, लेकिन इसके लिए बहुत बड़ी जुर्रत चाहिए मेरा ख्याल है। एक और मैं अर्ज कर दूं, जो हम कहते हैं ना, अब हम अगर अमली तौर पर देखें क्लासरा साहब, तो जो पॉलिसी जिया-उल हक यहां लेके माशी तौर पर आए थे, उसको सबसीक्वेंट तमाम गवर्नमेंट्स ने फॉलो किया। 1980s के न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स जिसके खिलाफ आज सारी दुनिया पीट रही है, ये तब से लेकर अब तक कैसा है। अगर हमने जिया-उल हक साहब को तो अबंडन कर दिया, या उनके खिलाफ भी हम बोलते हैं कि वो मार्शल लॉ लेके आए थे, मगर जो उनकी पॉलिसीज थी माशी, जो उन्होंने यहां पे लोन लेना शुरू किया, सबसे पहले कर्जे लिए, वो आज तक है, और हम वर्चुअली और इकोनॉमिकली स्पीकिंग हमने उसको वायोलेट नहीं किया। जो न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स, जो एजेंडा जिया-उल हक साहब ने यहां पे आके इंपोज किया, IMF वर्ल्ड बैंक से हमने पैसे लेने शुरू कर दिए, वो तो पीपल्स पार्टी के दौर में भी रही, मुस्लिम लीग ने, तो अब हम एक वैसे मुखालफत करते रहे, बहुत बुरा हुआ, मार्शल लॉ नहीं लगना चाहिए था, जबानी जमा तफरीक, तो वो करते रहे, हम भले से करते रहे। काश साहब, वो जो बात आप कह रहे हैं जनरल जिया के दौर में कोई एक काम नहीं हुआ, कोई बुराई नहीं हुई जिसकी
लेगेसी इम्प्लीकेशन हम आज भी फेस कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी खत्म होंगी। एक उनमें आप कह सकते हैं पॉलिटिशियंस को पॉलिटिकली ब्राइब करना भी था, जो अपने प्रोग्राम के हम दूसरे हिस्से में जाके बताएंगे, जिसका इंपैक्ट ये आ रहा है कि 52 अरब रुपए उठा के आखिरी 6 महीनों में आप बांट देते हैं। ये भी लेगेसी डॉक्टर महबूबुल हक साहब जो लेके आए थे और 60-70s उनका ख्याल था कि आप ये लोकल लेवल पे ये चंद लोगों को पैसे दे दें, आप इंस्टीट्यूशनलाइज फ्रेमवर्क मत बनाए, लोगों में पैसे बांटें, गली में जाएं, आप वहां पे नलका लगवाएं, सोलंग बनवा लें, सड़क बनवा लें, पुली बनवा लें, और जिस काम पे लगा दिया था। सो ये जो आपकी 85 वाली असेंबली लेके आए थे जनरल जिया साहब, ऑफ कोर्स के उसमें पॉलिटिशियंस को ब्राइब किया गया था, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा काजी साहब, 85 की असेंबली का मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस ने उसको बैकवर्ड किया था। एक नई क्लास लाई गई थी, एक नया कल्चर लाया गया था, जो जहां से गली माले से मेरे जैसे थे उनको उठा के आपने एमएनए बना दिया, उनके हाथों में फिर आपने पैसे दे दिए, थोड़ी सी पावर दे दी, गाड़ी पे आपने झंडा लगा दिया, पक्ष प्रिविलेज दे दिए। वो इंपैक्ट मौजूद है। वो पॉलिटिशियन आज बहुत बड़े वो बन चुके हैं, तनावर दरख्त बन चुके हैं, बड़े बड़े नाम है जो अब इस पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। इसलिए ये जो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आती है प्रोसिक्यूशन की, जनरल जिया दौर को करना है, जना अयूब दौर को देखें तो पीपल्स पार्टी उस पे आपको डिफेंसिव लगेगी, भुट्टो साहब उनकी अयूब खान साहब की जमात में शामिल थे। अगर आप आगे चलते हैं तो बहुत सारे हैं जो नवाज शरीफ साहब खुद हैं, वो जनरल जिया के कैबिनेट में रहे, चौधरी निसार अली खान साहब थे, बहुत अहम वजीर थे। आगे चलते हैं परवेज अली साहब, शुजात साहब आपको मिलते हैं, जो मुशर्रफ के साथ, जमाली साहब जो बैठे हैं। सो आपकी मौजूदा लॉट जो है उसमें से कोई ना कोई जो ब्रेक का वक्त है। मुझे एक सवाल पूछना है कि फौज अब इस पर क्या रिएक्ट करेगी या क्या रिएक्ट कर सकती है जो मुशर्रफ के खिलाफ मुकदमा चलेगा? मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ा जो टेस्ट है वो पार्लियामेंट की बजाय, कि लोग तो समझ रहे हैं चाहे नवाज शरीफ का टेस्ट है या पार्लियामेंट जुडिशरी का टेस्ट है, मैं समझता हूं ये आर्मी के पेशेंस का टेस्ट होगा कि आर्मी इस पे क्या रिएक्ट करती है, क्या वो अपने फार्मर बॉसेस को बताती है। क्योंकि हम IAS असगर खान केस में देख चुके हैं कि जन असद दुरानी और जन असलम बेग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बावजूद अभी तक कोई कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग 1 साल होने वाला नहीं किए गई। इसलिए देखना यह है कि आर्मी इस पे क्या करेगी। एक और आपने एक फॉर्मर अपने बॉस को ये प्रोसिक्यूशन होने देगी, ट्रायल होने देगी, और ये वो काम है जो 71 के बाद भी नहीं हुआ था। आप ध्यान में रखिएगा, इवन भुट्टो साहब जैसा पावरफुल लीडर भी ये काम नहीं कर सका था जो आप नवाज शरीफ साहब करने जा रहे हैं। ठीक है, प्रोग्राम में वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने अरकान असम्बली को किस किस्म की पेशकश की है, ये आपसे शेयर करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद जी। क्लासा साहब, क्या पेशकश की है अयाज सादिक ने अरकान कौमी असम्बली को? जी शाजिया, एक 3 पेजेस का एक लेटर है जो अरकान असम्बली को भेजा गया है, और ये 20 जून को इन्होंने जारी किया है। यहाँ पे ये नेशनल असम्बली सेक्रेटरीट जो ऑफ कोर्स उनके नीचे आता है अयाज सादिक साहब को, एक तरफ तो हमें डार साहब हमारे ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, हमारे टेलीफोन पे भी देख लें, मोबाइल फोन पे 100 रुपए में से 35 रुपए डार साहब की जेब में जाएंगे, मीन्स के सरकारी खजाने में जाएंगे, खजाना खाली है। $4.5 अरब डॉलर का ये पैकेज लेने जा रहे हैं IMF से पैकेज। अच्छा, इनकी ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि हर चीज की कोई ना कोई टर्म निकाल लेते हैं इतने खूबसूरत किस्म की कि हमें लगता है कि शायद हमारा इसी में फायदा है। अब इसको IMF पैकेज का नाम दे दिया, IMF लोन का नाम नहीं देंगे, ये पैकेज है हमारे लिए। तो मैं काजी साहब से पूछूंगा, जो मैं डिटेल देने जा रहा हूँ, काजी साहब मुझे बताएंगे हु विल फुट द बिल, जो इसकी उन्होंने जर्नलिस्ट उन्होंने ऑफर की है। तो काजी साहब ये उनको तमाम मेंबर्स को किया है, 342 हैं, कि जनाब आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं ट्रेवल ये अलाउंस के नाम पे। आप या तो 3 लाख रुपए के वाउचर्स ले लें और फ्री सफर करें, आप ये पाकिस्तान में जहां पे भी जाएं, 3 लाख रुपए का आपका बजट है, जहां जाना है नहीं जाना पैसे लें, आप जाने आपका काम जाने। या अगर आपके वाउचर्स नहीं, 3 लाख का जो बजट एक अरकान का, ये जहन में रखिएगा, ये ईच है, ये पूरी पार्लियामेंट का नहीं है, ईच है। ईच हर मेंबर को 3 लाख रुपए के ये वाउचर देंगे। या वो कहते हैं कि अगर आप वाउचर नहीं लेना चाहते, आपको रेलवे पे सफर करना अच्छा नहीं लगता, या आपको दूसरे फ्री ट्रैवल नहीं अच्छे लगते, आपको वाउचर नहीं चाहिए, यूज होते, आप आए, हम आपको कैश देने को तैयार हैं, पैसे ले लें, नकद ले लें, और नकदी फिर आपको 90,000 रुपया मिलेगी। लिहाजा फैसला कर लें कि 90,000 रुपया आपने कैश में लेना है। वो कहते हैं 2 नकद 3 उधार वाला हिसाब है, वो पूरा मुहावरा आप पढ़ दीजिएगा, मुझे अब इस वक्त पूरा नहीं आ रहा। उन्होंने नकद लेने 90,000 रुपया आपके लिए, अगर आपने जाके ये वाउचर लेने हैं तो उसके लिए आपको 3 लाख रुपए पड़ेगा। अब मैं इसकी थोड़ी कैलकुलेशन बता दूं कि अगर आप
अब मेंबरान असम्बली यहाँ पे जाके नकद पैसे लेते हैं तो ये 3 करोड़ रुपए बनेगा। अगर वाउचर्स लेते हैं तो 10 करोड़ रुपए आपके उस पे खजाने पे एक तरह का वो आएगा, आपको बिल पड़ेगा। एक चीज साथ में एक और भी इनको फॉर्म भेजा गया। ये तो अब देखें ट्रैवल फैसिलिटीज देखें क्या क्या मिल रही हैं। 20 आपको एक MNA को यहाँ पे एयर ट्रैवल के लिए जहाज से सफर बिजनेस क्लास, कराची से हैं, लाहौर से हैं, क्वेटा, पेशावर, जहां से हैं, अगर आप जहाज से सफर करें तो 20 आपको बिजनेस की आपको टिकट्स मिलेंगे जिनकी ये कीमत ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा है। सो ये तो इनको उन्होंने ऑफर किया है, पेशकश की है कि सोच लें पैसे नकद में चाहिए या आपको ट्रैवल वाउचर चाहिए। और इनको कुछ दिन दिए गए हैं कि ये फॉर्म है, ये फिल करके भेजिए हमें। ये बाकायदा इनको बताया गया कि आपने क्या क्या करना है, फिल करें, आए और पैसे ले जाएं। सो एक तरफ तो काजी साहब हमें बताया जा रहा है खजाना खाली है, हमारे पास पैसे नहीं है, IMF के पास जाना पड़ेगा। कशकोल जो हमने जिसको पॉलिश वगैरह करके उस पर थोड़ी सी हमने कोई उस पर पाउडर सुर्खी लगा के उसको हमने अब IMF के पास लेके जाना है कि ये हमारा कशकोल है, तो मेहरबानी फरमाएं इसमें कुछ डालें। दूसरी तरफ ये पेश के सरदार एजाज सादिक साहब ने फरमाई है कि नकद ले लें या वाउचर ले लें और इसके अलावा 20 या ट्रैवल टिकट ले लें। साथ में थोड़ा अटैच करता हूं कि हमने पिछले हफ्ते स्टोरी दी थी कि इनकी तनख्वाहें बढ़ी हैं, स्टोरी जो हमने ब्रेक की थी कि 80,000 रुपये सैलरी भी लेंगे डेली का, इनको पर डे 1,000 रुपये अलाउंस में मिल रहा है। और खानों की स्टोरी हम दे चुके हैं कि खुद भी फ्री खाने खा रहे हैं, साथ में मेहमानों और दोस्तों को भी MNAs लेके जा रहे हैं, जो हमने 2-3 दिन पहले खबर ब्रेक की थी इसी प्रोग्राम में। सो एक बड़ा पैकेज है जो मेरा ख्याल MNAs के पास मौजूद है कि खुद तो कुर्बानी देने को तैयार नहीं है, हमसे जरूर मांग रहे हैं। और अब डिटेल सामने आ रहे हैं, 100-150 और बंदा है जिन्होंने अपने टैक्स रिटर्न नहीं फाइल किए मौजूदा जो उनका इलेक्शन कमीशन के पास, ये खुद देने को तैयार नहीं है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, IMF के पास लोन जाने जा रहे हैं। दूसरी तरफ आपने हातिम टाइप जो पेशकश है कि जब तक 5 साल तक अरकान असम्बली रहेंगे इसी तरह ट्रैवलर चेक्स मिलते रहेंगे जो 90,000 रुपए बिल्कुल हर साल ये एवरी ईयर है, ये हर साल के लिए, ये सिर्फ इसके लिए जो मेरी इतलात है, मेरे पास कोई उसके डॉक्यूमेंट्स भी हैं, 40 करोड़ रुपए का बजट रखा गया इन्हीं के अलाउंसेस के लिए। 40 करोड़ आप उसको तकसीम कर लें 5 सालों में कितना पर ईयर बनता है, 8 लगा लें या आप इसको ये 9 के करीब लगा, 9 पर मतलब जो मेरा ख्याल है 10 करोड़ रुपया आपका हर साल इनके ट्रेवल अलाउंसेस पे लगेगा, इन एडिशन टू अदर अलाउंसेस। ये जहन में रखिएगा, ये ट्रेवल अलाउंसेस हैं सिर्फ जो आपने ट्रैवल करना है, आना है, पार्लियामेंट में आना है। काजी साहब से पूछ लेते हैं, काजी साहब का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बिल्कुल पूछेंगे। कॉमन मैन इसका बिल देता है, उसने ही देना है। और दूसरी बात यह है कि फिर जब आप नेग्लेक्ट, यानी आप अभी मैं कल एक और देख रहा था कि 5 मरले के जो लग्जरी घर हैं उनको भी अब टैक्स देना पड़ेगा। इस तरीके से ये इन्होंने बताया, ये इस पे लोग बहुत बिल बिला रहे हैं क्योंकि टेलीफोन करने की बड़ी हैबिट हमारी फैल चुकी है। और 65 रुपए में 100 रुपए में से आपको 65 रुपए का वो मिलेगा। तो लेकिन मैं इस जो इनकी स्टोरी है इसी से स्टोरी को जोड़ता हूँ अपनी कि क्लासरा साहब ये रिपोर्ट है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम वालों की, और उन्होंने कहा है कि जी यहाँ पाकिस्तान में अब मजीद पैसे आने बंद हो जाएंगे। सरकार तो कुछ कर नहीं रही, ना पिछली सरकार ने कुछ किया था। ये जो हमारे फ्लड हिट्स हैं और जो बॉर्डर एरिया में डिस्प्लेस हुए हैं लोग, तो ये पैसे अब सीरिया जाने शुरू हो जाएंगे। और उसके साथ ही उन्होंने एक और फिगर अपडेट की है। पहले वो ये कह रहे थे कि कोई लेस देन 50% लोग थे जो फूड इनसिक्योर हैं पाकिस्तान में, तो फूड इनसिक्योर लोग अब तकरीबन 50% हो गए हैं। और स्टंटेड ग्रोथ जो है बच्चों की वो कह रहे हैं जी 40% तक है। तो ये जो हमारे सोशल फिगर्स हैं, जब हम अब जिस तरह क्लास साहब ने स्टोरी की कि हमारे पास पैसे हैं, बात यह कि हमारी प्रियोरिटीज क्या है, हमने पैसे कहाँ खर्च करने हैं, हमने टैक्स कहाँ लगाना है। मतलब मामला ये हो गया है इस दुनिया में कि आप जो है कि एक तरफ तो रियासत है जिसको अपने मामला चलाने के लिए IMF के पास इंतहाई एक्सपेंसिव मनी लेने, बड़े महंगे पैसे होते हैं जो हम IMF से लेते हैं। अब इससे अंदाजा लगा लेना 1150 कर्ज कहाँ उतारेंगे आप, वो तो उतरेगा तो देखेंगे, अभी तो और ले रहे हैं ना आप। तो 1150 अरब रुपया सिर्फ आपने डेट सर्विसिंग के लिए रखा हुआ है। इसमें कुछ होगा, कुछ प्रिंसिपल अमाउंट की वापसी भी होगी, मगर 5 अरब हम अगर ले लेते हैं तो फिर मेरे ख्याल में वो हमारे खाते में लिख लेंगे। इस 5 अरब में से हमने उन्हें वापस करना है, उनको हमने कर्ज उसको वापस करना है ताकि हम डिफॉल्ट ना करें। तो मेरे ख्याल में ये जो मिसमैनेजमेंट है इसकी वजह से आबादियां भी होती हैं। और काजी साहब आपकी स्टोरी पे छोटा सा कमेंट अगर मुझे इजाजत दें, आप तो फ्लड एरियाज वाले बड़े दूर रहते हैं। अभी पंजाब असेंबली में बजट डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए हैं जो मैंने सारे निकलाए हैं, कोई 8-10 का पलंदा है बड़ा सारा जो मैं पढ़ रहा हूँ आजकल, उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें आ रही हैं, अफसोसनाक भी हैं कि आपका पंजाब का जो हेल्थ का बजट था, जो डॉक्यूमेंट्स पेश हुए हैं यहाँ पे सूबाई असेंबली में,
1.3 बिलियन रुपीस का पिछले माली साल में कट लगाया गया है कि वो इदारे, वो हॉस्पिटल्स, आपके अब मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, जो आपके वहाँ पे नर्सिंग के स्कूल्स हैं, आपके वहाँ पे यूनिवर्सिटीज, मेडिकल की बात कर रहा हूँ बिल की, उनका 1.3 बिलियन रुपीस कट करके पैसे डिवल्ट किए गए हैं। ये 16 के करीब इदारे हैं। आपने तकरीबन 1.5 अरब रुपया जो अस्पतालों में जाना था, जो आपके मेडिकल कॉलेजेस के बिल थे, दूसरे थे, वो पिछले साल हेल्थ का बजट कट करके दूसरी मद में खर्च किया गया है। ये आपके सिर्फ लाहौर की बात कर रहा हूं सर, ये लाहौर में सबसे ज्यादा काम हुआ है। अगर आप कहेंगे तो हम डिटेल भी शेयर कर लेंगे किस किस इदारे के कितना कितना कट लगा है। सो ये जो आप जिनकी बात आप कर रहे हैं बेचारे, हमारे ये जो हैं हमारे फ्लड इफेक्टीज हैं, ये तो चिल्ड्रन ऑफ द लेसर गार्ड हैं, ये तो उसके नहीं है, ये पावरफुल लोग भी नहीं है, शहरों में भी नहीं रहते, इनकी मीडिया भी आवाज नहीं उठाता। कभी साल में 1-2 दफा कैमरे उठा के हम पहुंच जाते हैं, ये देखें ये गरीब सो रहा है, ये पानी है, फ्लड है, बला बला। ये लाहौर की बात कर रहा हूँ कि वहां पे 1.5 अरब रुपए के करीब का कट लगाया गया है आपके हेल्थ के बजट पे, हॉस्पिटल्स का कट किया जाता है। और इवन मेंटल हॉस्पिटल, मैं आप लाहौर के मेंटल हॉस्पिटल के बजट पे कट लगाया गया, वहां पे पैसे अभी क्लासरा साहब हम बात कर रहे थे ना, ये जो बहस कर, सॉरी ब्रेक लेनी है, ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद का साहब, जिस तरह क्लासेस आप कह रहे थे कि किस तरह सेहत के बजट पे कट लगाया गया, तरक्की याफ्ता ममालिक में सेहत प्रायोरिटी दी जाती है आवाम को सहूलियात फराहम करने में। सेहत जो है ना, बुनियादी तौर पे जो दौलत पैदा करते हैं वो इंसान पैदा करते हैं। और ये मैं पहले भी आपको फिगर दे चुका हूँ WHO की, कि अगर आप सेहत के मेयार में कोई 50% इजाफा कर दें तो आपका ग्रोथ रेट 11% तक चला जाता है। हमारे यहाँ इस्तेदाद कार नहीं है, आपकी जो है वो टीबी ज्यादा नहीं, भुट्टो के दौर में तो बहुत सबसे बड़ा बजट मुबशर हसन ने तालीम और उसका रखा था। और अगर आप बीमारों की एक कौम जिसके बच्चे स्टंटेड ग्रोथ के साथ आ रहे हैं, अगले 15 साल बाद कौन सी नस्ल आप जवान कर रहे हैं? तो अगर आप सेहत को नहीं देख रहे और सेहत के पैसे कट कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में आपकी प्रायोरिटीज का अंदाजा हो जाता है हमें। सही, आगे बढ़ते हैं। क्लासेस साहब, आपकी खबर की तरफ आती हूँ। कल जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट पेश की गई, क्या कहा गया इसमें? ये शायद आपको याद होगा कि हमने ये दुनिया टीवी ने ब्रेक किया था प्रोग्राम क्यों में, हमने ये स्टोरी ब्रेक की थी कि कैसे इन्होंने डेवलपमेंट फंड्स के नाम पे लूटमार की गई थी पिछले इक़्तिदार के पीपल्स पार्टी के 6 माह में। अब उसकी डिटेल जो है हमने उस वक्त भी डॉक्यूमेंट शेयर किए थे, हमारे पास तो पूरी फाइल मौजूद थी जो हमने स्क्रीन पे भी दिखाई थी। अब उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुबह मोटो लिया था, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इफ्तिखार चौधरी साहब ने, उस पर उन्होंने ऑडिटर जनरल पाकिस्तान को कहा था कि आप इसका ऑडिट करके लाएं। अब ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने बिल्कुल एग्जैक्टली वही फाइंडिंग जाके दी है जो हम ऑलरेडी अपने प्रोग्राम में स्टोरी में हम ब्रेक कर चुके थे कि कैसे इन्होंने एक सवाबदीदी फंड का चक्कर चलाया हुआ है कि 8 अरब रुपए के करीब जो हैं आपने पाकिस्तान के नोटेबल्स को दे दिए जिनका कोई तल्लुक नहीं बनता। 8 अरब रुपया बहुत बड़ी रकम है, आपने उनको दिए। प्लस जो आपके एमपीज थे यहाँ पे ये सूबाई असेंबली में, वो वहां से भी फंड्स ले रहे थे, आपने उनको भी पैसे दिए। अब जो ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने बड़ी तारीफ की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, जो ऑफिस है उनके जो नुमाइंदे वहां पे पेश हुए, उन्होंने कहा जनाब अगर आप ना यहाँ मुदाखलत करते तो आपकी वजह से 17 रुपए बच गए, हमने इतने पैसे बचा लिए, हमने पैसे रुकवा लिए, हमने बला बला बला। मुझे सुन के हैरानी हो रही है इनके इस दावे पे जो इनके ऑफिस ऑफ द ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने किया है। उस वक्त ये पैसे रिलीज कर रहे थे, ये जब वहां पे पीपल्स पार्टी मेरा एक सवाल है आज कुछ नाम भी आए हैं जिसमें महमूद खान अचकजई साहब का भी नाम आया 123 मिलियन के हवाले से, वही स्टोरी है ना। और सत्ती साहब हैं 10 करोड़ रुपया लिया था, वो उस वक्त नुमाइंदे भी नहीं थे, उस वक्त वो इलेक्टेड भी नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। उन्होंने 10 करोड़ रुपया उन्होंने वहां से भी ले लिया, नवाज शरीफ साहब से भी अपने भाई को गवर्नर लगा लिया। ये सियासतदान भी अब उसी तरीके से अब ये लड़ाई क्लासरा साहब मार्शल लॉ और डेमोक्रेसी की लड़ाई है। खैर से जो हम तकरीरें कर रहे हैं आके जैसे समझ लें, ये बात तो वे शेयर की है ना, आपका जहां बस चलता है लेगेसी आप अपनी खानदानी लेके चलते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको काशफ कर लो फिर इसके उस पे आते हैं। प्लीज। आप वो ये कह रहे हैं कि जितने पैसे थे ये बड़े जाए गए हैं, भाई जाए गए हैं तो अकाउंट जनरल पाकिस्तान ने क्यों आगे जारी किए? मैं समझता हूं जितने पैसे जाए किए इसके लिए 2 इंस्टीट्यूशन इसके लिए जिम्मेदार हैं, एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान,
इन्होंने एक लेटर जारी किया था कि जो इस वक्त स्कीमें चल रही है उनके लिए पैसे रिलीज कर दें आप। उसके नाम पे इन्होंने 10 अरब रुपया वो रिलीज करा दिया और उस लेटर को बुनियाद बना के अरबों रुपए इन्होंने मजीद रिलीज करे। उन्हें उस वक्त लेटर जारी नहीं करना चाहिए था, 1 महीने के बाद ही अरबों रुपए आपके खूह खाते चले गए। दूसरा जो एडिटर जनरल पाकिस्तान का ऑफिस है, जो अब जाकर उनका नुमाइंदा वहां पे बता रहे जनाब कि हम तो मजबूर थे, हमारे ऊपर दबाव था। अभी ये कैसी बात आप बता रहे हैं? रूल्स पे चल रहे हैं आपने, आपके पास ये बुक मौजूद है कि देने हैं नहीं देने, और बहुत सारे नाम तो ऐसे जिनका नाम मौजूद नहीं है, उनके आगे उन्होंने अमाउंट लिख दी है कि ये पैसे जी बगैर किसी इसके नाम ही मौजूद नहीं है, बंदा ही एग्जिस्ट नहीं करता, आपने पैसे लिख दिए। राजा परवेज अशरफ ने 40 करोड़ रुपए वो अपने भाई को दे दिए कि आप लेके जाएं। आपने कैसे 8 अरब रुपए उठा के पाकिस्तान के नोटेबल्स को दे दिया कि ये मोअज़्ज़िज़ीन है, ये 300 लोग जो है ये मोअज़्ज़िज़ीन के खाते में आते, बाकी मोअज़्ज़िज़ीन नहीं। 18 करोड़ लोग आपके। इस पे मैं समझता हूँ ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की भी इनकी जिम्मेदारी बनती है। जितनी ये लूट मार हुई, अभी अपने आप को इनोसेंट पेश कर रहे हैं, ये वो ब्यूरोक्रेसी का स्टाइल है जिस पे वाह वाह करने को जी चाहता है कि जब वो बैठे थे, पीपल्स पार्टी बैठी थी, तो भी ये उनके साथ मिले हुए थे, ले लें जी पैसे ले लें, जितने कहते। थोड़ा सा इन्होंने ड्रामा श्रामा किया जी हम नहीं दे सकते, बाद में और एग्जैक्टली सलीम मांडी वाला ने इनसे पैसे भी लिए, अरकान में बंदर बांट भी करवाई। अब सुप्रीम कोर्ट के आगे भी वो जाके बड़े अच्छे बन गए, जनाब हमने तो पैसे बचा लिए। जरूरी काम क्या है कि ये डिक्टेटरों की तस्वीरें हटा दें, यहाँ पे रस्ते बंद कर दें। हमें किस बहस में लगा रखा है, खुद किस कारोबार में लगे हुए हैं। तो ये बड़ी अजीब। शाजिया थोड़ा सा आगे बढ़े। मैं चाह रहा था कि वैसे तो मैं मिस्र की स्टोरी आज जरूर करना चाह रहा हूँ। ये क्लासरा साहब, मिस्र में 30 तारीख को तकरीबन 1,40,00,000 लोगों ने दस्तखतों की एक मुहिम की है मोहम्मद मुर्सी के खिलाफ। कि अब वो जो निकल रहे हैं, पहले उन्होंने उसको निकाला था जो हौसनी मुबारक था, अब वो कह रहे हैं जी कि एक नई डिक्टेटरशिप हमारे ऊपर मुसल्लत हो गई है। तो ये जो हमें बताया जा रहा था कि ये जो अखवानुल मुस्लिमून है और ये लोग जो हैं उन्होंने आके प्रोटेक्ट किया उस सारे सेटअप को, और फिर एक दफ़ा मिस्र सरापा एहतजाज होगा। मैं इसमें लंबी बात मजीद भी कर सकता हूँ, मगर जाते जाते बरलस्कनी का जिक्र भी कर दूँ। वहाँ पे इटली में भी प्राइम मिनिस्टर साहब को 7 साल की सजा हो गई है। इंतहाई मखरब अखलाक एक्टिविटीज़ थी उनकी, और वो भी बहुत। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ भी मामला इतना हमसे मुख्तलिफ नहीं है। मगर मैं चाह रहा था शाजिया कि बात करें, हमारे साथ अगर कैसर हो, एक लोकल स्टोरी भी है हमारे पास कि जो अगर हमारे प्रोड्यूसर साहब हमें बताएं कि कैसे वहां पे जमीन पे कब्जा है, और जो हमारे नुमाइंदे हमारे साथ लाइन पे हैं, कैसे को लेने की कोशिश कर। हाँ, तो ये मीनवाइल मैं ये अर्ज कर दूं कि ये जो पूरी दुनिया में 2013 में इनकलाबात का एक सिलसिला शुरू हुआ, मतलब मिस्र में एक नई तहरीक देखें। अब देखिए, आप तुर्की देखा आपने, तुर्की के बाद आपने ब्राजील देखा। ब्राजील में क्या हुआ याद है? जुल्फकार अयूब खान के दौर में 4 आना बड़ी थी चीनी, और नारा क्या था उस तहरीक का? 20 रुपए है मन आटा, इस पर भी है सन्नाटा। और वहां पे 20 सेंट जो है वो बड़ी है, अपना किराए बड़े हैं, तो वो फट पड़ा। तो समाजों में इसी तरह होता है, और ये शायद आगे भी होगा अगर हमने इसका ख्याल न रखा। मेरे ख्याल में जी हाँ, कैसे लाइन पे बात करते हैं जी हैं हमारे साथ कैसे? जी हाँ जी, कैसा मैं लाइन पे कैसर, एक मुसलसल एक फोन आ रहा था मुझे बाहर से, और मैंने आपको कहा कि आपके इलाके की स्टोरी है। पहले तो हमारे नादीन को बताएं ये स्टोरी और मामला क्या है। कैसा मामला ये है कि एक पाकिस्तानी जो है कि ब्रोने मुल्क जाकर मेहनत मजदूरी करके जमा पूंजी इकट्ठी करता है, और अपने मुल्क में अपने बच्चों को पिड़ा लखाकर अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवारना चाहता है। उसे उसी के मुल्क में पुलिस की मिली भगत से लूटा जा रहा है। हाफिजाबाद का नवाही गांव है सागर कला, वहां पर कोरिया पलट इंजीनियर हैं, सरवर कादरी उनका नाम है। उन्होंने अपने बच्चों के लिए 7 कनाल अराजी खरीदी ताकि वो पाकिस्तान में बाइज्जत जिंदगी बसर कर सके और यहाँ पर कारोबार शुरू कर सके। इनके गांव के बासर चौधरी हैं, मुजम्बल, मनव्वर और मुदस्सर मुश्ताक वगैरह। उन्होंने थाना सदर पुलिस की मिली भगत से इसकी जमीन पर कब्जा की कोशिश की। डीएसपी सदर थे तारिक वड़ैच, वो मौका पर पहुंचे मुतअद्दिद बार, ये नहीं एक बार, मुतअद्दिद बार, और उन्होंने इस कब्जा को वागदार करवाने की कोशिश की। तो वो जो कब्जा करने वालों थे उन्होंने डीएसपी और पुलिस के साथ भी मुजाहमत की, और वहां पर जो है जिसने ये जमीन खरीदी सरवर कादरी, उसका पड़े हुए सामान को भी आग लगा दी। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हाफिजाबाद ने 1 साल कबल इन मुल्जमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया, जो अभी तक पुलिस नहीं कर रही। इसी तरह आरपीओ गुजरांवाला थे मोहम्मद अमीन वैंस, उन्होंने इस मुकदमा के तफ्तीशी को तफ्तीश में नाकस तफ्तीश करने पर जो है उसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई करने का हुक्म दिया, वो भी अभी तक नहीं किया जा रहा। ये इतने पावरफुल लोग कौन है, क्यों हमारी एडमिनिस्ट्रेशन इनके सामने आजिज और बेबस है?
कई सब बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ये वो लोग हैं कि इन लोगों का थानों पर राज है। इन लोगों को मुस्लिम लीग नून की जो मकामी क़यादत है वो सपोर्ट करती है, और जो भी मुतलका थाने में SHO आता है, बड़े अफसोस की बात यह है कि हाफिजाबाद के एक ऑनेस्ट ऑफिसर DPO थे अब्दुल चौधरी, उन्होंने SHO और तफ्तीशी को हुक्म जारी किया कि ये बंदे कब्जा ग्रुप हैं, इन्होंने इसके अलावा भी मुतअद्दिद जमीनों पर कब्जे किए हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई करके इनको हवालात में बंद करो। कैसर ये बताएं कि यहाँ पर MNA MPA कौन है और किस पार्टी से उनका ताल्लुक है? मैडम, अपना शाजिया, इधर जो भी MNA MPAs हैं उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, जो हाल ही में मुंतखब हुए हैं। इससे पहले भी उनका मुस्लिम लीग नून से ही ताल्लुक था, और वही लोग, उन्हीं लोगों के जो 7 लोग होते हैं, वही लोग इस कब्जा ग्रुप को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं जो आपको बता रहा था कि अब्दुल चौधरी साहब ने जैसे ही तफ्तीशी को हुक्म किया कि मुलजमान को हवालात में बंद करें, तो अगले रोज अब्दुल चौधरी का तबादला हो गया, और अब्दुल चौधरी के तबादला होते ही ये जो कोरिया पुलिस इंजीनियर था, पुलिस ने इसको धोखे से थाने में बुलाकर इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। ये बेचारा अपनी फैमिली के समेत 46 रोज जेल भी काट चुका है। जी शाजिया, बहुत शुक्रिया। अब देखिए क्लासरा साहब, हम ये थाना कल्चर आपका। काजी साहब, एक काजी साहब एक कमेंट मुझे करने दें स्टोरी पे। मेरा ख्याल है ये हमारे कोरिया पलट जो हमारे इंजीनियर साहब थे, ये 7 कनाल की बजाय 6 कनाल जमीन लेते, 1 कनाल के पैसे पुलिस के लिए रखते, तो ना ये थाने जाते हैं ना अजाब पे चढ़ते। लालच इनको मरवा दिया, 7 कनाल के चक्कर में पड़ गए। ये 6 कनाल ले लेते, 1 कनाल के पैसे पुलिस को दे देते, तो मेरा ख्याल अच्छा, मैं आपको ये अर्ज करूं भी है चंद लम्हे, ये मैं बहुत अरसे से मुझे एक फोन जो है ये बाहर से किसी, तो मैंने जाहिर अपने जो हमारे हैं नुमाइंदा, वही हमारी आंखें और कान होते हैं, तो जब वो कल आए तो वो खुद विजिट करके आए वहां पे, तो उनका खुद ये हाल था कि बस यानी वो तकलीफ के अंदाज में मुझे बता रहे थे कि उन बच्चियों से मिलके आए, उन घर वालों से मिलके आए। मेरे ख्याल में काजी साहब ये काजी साहब ये पहला वाकया नहीं है। आप अगर बैरून मुल्क जाएं तो बहुत सारे लोग आपको शिकायत करते हैं कि बेचारे मेहनत करते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी पैसे भेजते हैं, वापस आना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टीज खरीदना चाहते हैं, यहाँ पे उनके घरों पे कब्जे होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज पे कब्जे होते हैं, और उनको लोकली तौर पर कोई इंसाफ नहीं मिलता। और सबसे ज्यादा केसेज ये पंजाब में हो रहे, पिंडी के इलाके में होंगे, जेलम होगा, पिंडी गेप होगा, हाफिजाबाद, गुजरात, क्योंकि यहाँ से लोग ज्यादा बाहर गए हुए हैं। और इस पे कभी भी, हालांकि नवाज शरीफ साहब और ये शहबाज शरीफ बाहर लंदन में रहे, इनका खुद बड़ा इंटरेक्शन रहा है ओवरसीज पाकिस्तानी पे, इन पे चाहिए शहबाज शरीफ साहब को कोई एक स्पेशल सेल बनाए कि जो ओवरसीज पाकिस्तान, और इन लोगों को मुस्लिम लीग नून का नाम भी इस्तेमाल ना करने दें। ये किसी लीग के नहीं होते, जो पार्टी पावर में होती है उसी के साथ आ जाते हैं। और ये अब्दुल रब साहब की भी मैंने रेपुटेशन जो सुनी है हमेशा बड़ी पॉजिटिव सुनी है, जिन्हें वहां से हटा दिया गया। और वैसे भी थाना कल्चर को, और ये सजेशन है मेरी, और ये उनके ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए सजेशन है कि जब आप यहाँ पे आए, कोई जमीन लेना चाहे तो जहाँ पे 6-7 कनाल ले रहे हैं तो 1 कनाल कम करके शेयर रखा करें यहाँ के लोकल पुलिस का, इसके बगैर काम नहीं चलेगा आपका यहाँ पे। बड़ी अच्छी तजवीज दी है वाकई, अगर पुलिस को इनका हिस्सा दे दिया जाए। लेकिन क्यों ऐसा क्यों किया जाए? पुलिस को ही पुलिस कल्चर ही तब्दील करना चाहिए। क्लासा साहब, तो शहबाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं, ये तो शहबाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं, हम क्यों किसी के लिए इस तरह पैसे रखें, इतनी मेहनत। हाँ जी, अब हम शहबाज शरीफ साहब की शान में क्या गुस्ताखी कर सकते हैं? 5 साल में उन्होंने बदल दिया है पंजाब, आप बदलेंगे पूरा पाकिस्तान। हम क्या इससे फर्दर क्या कमेंट कर सकते हैं? प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। क्लासा साहब, काजी साहब, नाज़रीन प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक दीजिए। खबर@दुनिया TV.tv पर इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।